जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी श्रृंखला के तहत कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी को इस समय पढ़ रहे हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो भैया, हम लोग जो है इतिहास विषय की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और साथियों, मैंने इसकी जो है एक चर्चा पहले ही आपको दे दिया है और उस चर्चा के तहत मैंने आपको तमाम रणनीतियों से रूबरू करा दिया था और उसमें मैंने आपको पहला अध्याय भी लगभग लगभग जो है कंप्लीट भी करा दिया था। हालांकि कुछ बातें छूट गई थी और आप सभी जो है धैर्यता को धारण किए रहना, क्योंकि जहां से हम लोगों ने चर्चा को छोड़ रखा था वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय तो समझ लीजिए हो गया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले अध्याय का जो कुछ छूटा था उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो है आज हम लोग दूसरे अध्याय को भी जो है समाप्त कर डालेंगे। और इसी दूसरे अध्याय को पढ़ लेने के बाद भाग एक जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कहा था कि जो चीजें मैंने जो है क्लास 6 के दौरान पढ़ा दिया था उनको जो है इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। फिर इसी के साथ यानी कि आज की चर्चा के साथ आपकी यह वाली एनसीईआरटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग जो है भाग 2 को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद भाग 3 को शुरू करेंगे और उसकी जो भी जैसे रणनीतियां होंगी मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन उससे पहले जो पहली क्लास हुई है उसको आप सभी जरूर देख के आना, नहीं तो यह वाली क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आई बात? आइए तो देखिए, दूसरे अध्याय में हमें पढ़ना है राजाओं के विषय में और दूसरे अध्याय में हम लोग जो है किसानों के विषय में पढ़ेंगे और भैया दूसरे ही अध्याय में हम लोग जो है नगरों के विषय में पढ़ने वाले हैं, नगरों के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। समझ में आई बात? और भैया हम राजाओं के विषय में, किसानों के विषय में, नगरों के विषय में जो है कब तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग जो है 600 बीसी से 600 एडी तक। कितना भैया? यहां बीसी का मतलब है बी फॉर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, और यहां एडी यानी कि एना डोमिनी ईस्वी। तो हम लोग लगभग जो है 12 वर्षों के अंतर्गत 600 बीसी से 600 एडी तक राजा लोग कैसे रहते थे, राजा लोग की स्थिति जो है कैसी थी, और उसके बाद किसान लोग कैसे थे इन कालखंडों के दौरान। इन कालखंडों के दौरान भैया नगर वगैरह जो है किस प्रकार के थे, किस टाइप के थे। समझ में आई बात? तो हमें देखना है कि 600 बीसी से 600 एडी तक राजा कैसे थे, किसानों की स्थिति कैसी थी और नगर वगैरह जो है किस प्रकार के थे, कैसे थे। समझ में आई बात? इतना आप सभी को समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो, अगर मैं मोटा मोटी कहूं, मैं लगभग और लगभग कहूं तो हमारी चर्चा जो है महाजनपदों से आरंभ होगी और लगभग लगभग जो है इस्लाम के आगमन तक जाने वाली है। अब आप सभी को यह सोचना चाहिए कि एनसीईआरटी ने केवल इसी अध्याय में, केवल इसी चैप्टर में भैया क्या किया है कि पूरा का पूरा भैया 10-12 वर्षों का इतिहास समेटा है। तो ऐसे में आप देखोगे कि चीजें जो है एक एक लाइन में निपटा दी गई हैं। मान लो चोल वंश आया तो एक लाइन में निपट गया, और कोई राजा रजवाड़े वंश आ रहा है तो एक दो लाइन में उसका किस्सा समाप्त कर दिया जा रहा है। अब आप मुझे यह बताओ कि केवल एक दो लाइन पढ़ लेने से हमारी परीक्षा में उसका जो है महत्व होगा कि नहीं होगा? मैं तो कहूंगा भैया एक दो लाइन पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में जब नहीं होने वाला है तो उसे स्किप कर चलो, और आप देखोगे तो पूरा का पूरा एडवांस वर्जन मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को जब पढ़ाया था तो काफी अच्छे से बता दिया था, काफी अच्छे से समझा दिया था।
और मैंने कहा भी कि अगर आपने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को पढ़ रखा है तो भैया आप जो ये 12th वाली एनसीईआरटी है भाग 1 है उसको मत पढ़ना। समझ में आई बात? मैंने बाकायदा जो है लंबी चौड़ी रणनीति भी बता रखा है। और इस चर्चा को देखने से पहले पहली क्लास आपको जरूर देखना है। जिस भी चर्चा की पहली क्लास आती है उसको आप सभी जरूर देखना, क्योंकि मैं उसमें जो है बहुत सारी रणनीतियों के बारे में चर्चा करता हूं। और आप सभी ने हमेशा से सुना होगा, हमेशा से फिल्मों वगैरह किस्से कहानियों में देखा सुना पढ़ा जरूर होगा कि हमारे पास संसाधनों का जो है अभाव रहता है, लेकिन फिर भी जो है हम आत्मबल के भरोसे, हम अच्छी रणनीति के भरोसे जो है बड़े से बड़ा जंग जीत सकते हैं। आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो भल्लाल देव होता है उसके पास जो है तमाम संसाधन होते हैं, लेकिन वो आदमी बैल का बैल। आप बाहुबली को देखोगे तो उसके पास जो है संसाधन काफी कम होते हैं, है ना। ये तो हो गई इनकी सेना। और आप अगले वाले में देखोगे, एक होता है टकला टकला आदमी करके आता है, अजीब सा भाषा बोलता है, उसकी सेना देखोगे तो काफी बर्बर सेना थी और काफी बड़ी संख्या में सेना थी। इधर बाहुबली की सेना जो है, बाहुबली के पास संसाधन जो है काफी कम मात्रा में थे। लेकिन इन लोगों की बाहुबली वगैरह की रणनीति को आप देखोगे तो इतनी बेहतर रणनीति थी और इनके पास सेना, संसाधन, हथियार, तोप आदि सब चीजें जो है काफी कम मात्रा में थी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, कालकेया को हरा के रख दिया, क्योंकि इनके पास रणनीति अच्छी थी। यही नहीं, आप महाभारत का युद्ध उठा के देख लो। एक बैल बुद्धि आदमी होता है दुर्योधन, उसके पास आप देखोगे तो भीष्म पितामह होते हैं जो कि इच्छा मृत्यु होते हैं। जब तक वह चाहेंगे नहीं तब तक उनकी मृत्यु जो है उनके समीप आ ही नहीं सकती। आप देखोगे अश्वत्थामा, अजर अमर। आप देखोगे गुरु द्रोणाचार्य जो कि सभी के गुरु होते हैं। आप देखोगे कर्ण, जब तक कवच कुंडल उसके पास है, जब तक विजय धनुष उसके पास है, कोई भी उसे हाथ लगा ही नहीं सकता, कोई भी उसे पराजित कर ही नहीं सकता। और तो और दुर्योधन के पास पूरी की पूरी नारायणी सेना ही थी। लेकिन फिर भी आप देखोगे अंत में परिणाम क्या होता है, हार जाता है बेचारा। तो उसी तरह से आप इधर आ जाओ, पांडवों की तरफ आ जाओ, तो भैया कुछ गिने चुने पांडव, कुछ गिने चुने योद्धा। अभिमन्यु को देखोगे तो बीच में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। आप पांडवों की तरफ देखोगे तो उतना कुछ भी नहीं था, लेकिन पांडवों की तरफ जो था वह था रणनीति। पांडवों की तरफ आप देखोगे तो रणनीति बेहद अच्छी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि इनके पास संसाधन ना होते हुए भी जो है इन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो आप जो है इस तरीके से भी चीजों को सीख सकते हो और रणनीति जो है आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है भैया। तो इसलिए जो है, और कहा भी गया है कि केवल गांडीवों से जो है युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीतने के लिए जो है रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। और शकुनी मामा ने तो कहा ही है, आपने सुना भी होगा कि रणभूमि में युद्ध हो, रणभूमि में युद्ध हो, उसके पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो भैया आप सभी को जो है रणनीति अच्छी बना के ही चलना है। तो इतनी चर्चा हो गई और अब जो है अपनी चर्चा को वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम लोगों ने जो है पहली क्लास के दौरान छोड़ रखा था। तो आइए अब जो है जल्दी से आगे बढ़ चलते हैं। तो हमारी चर्चा जो है यहां पर हो रही थी, है ना। याद करो जब मैं आपको पहली क्लास दे रहा था, हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में बता रहा था, तो हमारी चर्चा जो है यहां से छूटी थी। मैंने आपको बताया था प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल, शासक, शासक यहां आप लिख लो राजा, शासक यानी कि राजा, है ना। आप सभी को अगर राजा बनना है तो भैया गरीबों जैसा जो है, भिखारियों जैसा जो है मेहनत करना है, संघर्ष करना है और जो है अपने आप को इस तरह से तपाना है, इस तरह से गलाना है भैया कि जब आप सफल हो जाओ तो आपको देखकर लोग जो है सलाम ठोके।
ये हो गया भैया। तो मैं आपको बता रहा था प्रासाद। तो भैया आप देखोगे कि पुरातत्वविद वगैरह जो है मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को कहते हैं कि भैया ये प्रासाद है, ये महल है। एक पुरातत्वविद हैं, वह कहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो में एक विशाल भवन मिला है भैया ये महल है। तो वहीं दूसरा इतिहासकार खड़ा था, अच्छा मान लो ये महल है तो महल में भैया ब्रांडेड सामान भी होना चाहिए। एक पुरातत्वविद कह रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो में भवन मिला है वो भवन नहीं, वो महल है, कौनो राजा रानी का महल है। तो दूसर का पुरातत्वविद वहीं खड़ा था, कहा अच्छा बाबू मान लेते हैं कि ये महल है, लेकिन महल से जुड़ा भैया ब्रांडेड सामान भी मिलना चाहिए। लेकिन वो सामान मिला ही नहीं। तो ऐसे में इतिहासकार कहेंगे भैया ये आहल महल कुछ नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये तमाम चीजें यहाँ लिखी गई हैं, इसको मैंने जो है पीछे बता दिया था, है ना। आप सभी का जो ये रिदम होता है ये टूटे ना, इसीलिए जो है मैं यहाँ फिर से एक बार इसे दोहरा दे रहा हूँ। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। अब देखो कुछ पुरातत्वविद यह कहते हैं कि जो ये हड़प्पा वगैरह है यहाँ कोई शासक वगैरह नहीं थे, इसीलिए जो है इसकी स्थिति जो है समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आदि के जो है अपने अपने अलग अलग शासक थे। तो कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि यहाँ कोई शासक नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे शासक थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है महल मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं भैया महल तो मिला है लेकिन महल से जुड़ा सामान भी होना चाहिए। तो इतिहासकार पुरातत्वविद जो है अगर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आपको जो है बीचे से ऐसे जो है बगल से निकल जाना है, लड़ने देना है इनको। और मैंने बताया है रणनीति यह कहती है जहां इतिहासकारों में आपस में डिबेट रहता है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। समझ में आई बात? मैं पूरा जो है बता चुका हूं। जब आप जो है एनसीईआरटी और तमाम एनसीईआरटीओ को पढ़ोगे तो वहां जो है मैंने बाकायदा काफी अच्छे से जो है चीजों को बता रखा है। और भैया यहां आप देखोगे तो कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरा वस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप जो है संस्थापित होने से स्पष्ट है। अब देखो कुछ इतिहासकार कह रहे हैं, कुछ लोग और तर्क दे रहे हैं कि भैया यहाँ जो है एक ही शासक रहा होगा जो है हर जगह नियंत्रण करता रहा होगा। तो हो सकता है भाई। अब देखो यहां आप देखोगे तो एक समान प्रकार का ईंटा आपको हर जगह दिख जाएगा। मैंने बताया कि इसका विस्तार जो है कहां से लेकर कहां तक है। तो आप भैया देखोगे कि एक प्रकार का ईंटा, एक प्रकार का जो नाली वगैरह बनाने का सिस्टम, सड़क वगैरह बनाने का सिस्टम, और आप देखोगे मृदभांड वगैरह सब जो है समानता को जो है अपने आप में समेटे हुए हैं, यानी कि समरूपता के बिंदु जो है हमें हर जगह मिल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हाँ यहां एक ही शासक रहा होगा, इसी वजह से जो है ये चीजें एक समान एक प्रकार की हो रही हैं। तो हो सकता है भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतिहासकारों में अभी भी जो है पूरा इसे क्लियर नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही रहा होगा। अभी तक की स्थिति में अंकित परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। यानी कि अब यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि हाँ ये जो है ये युक्ति संगत लग रहा है कि एक ही राजा रहा होगा। और जहां तक चीजों में समानता है, अब भैया अगर मान लो कोई एक ब्रांड है, अगर कोई एक ब्रांड है तो उसके जो अगर मान लो टी शर्ट बेच रहा है वो मान लो, और कोई सामग्री बेच रहा है, तो भैया टैग जो है वो अपनी ही कंपनी का लगाएगा, अपने ही ब्रांड का लगाएगा। तो हो सकता है एक ही आदमी रहा हो। तो ये चीजें जो है आप देख सकते हो, बस खाली जो है आप सभी को समझना है, यहाँ जानना है, जानते रहना है। हो सकता है कभी जो है एग्जामिनर वगैरह का मूड घूमे तो यहाँ से जो है कुछ खुरापात कर दे। और ऐसे जो डिबेट हैं ये आपको जब आप कहीं
उत्तर लेखन करेंगे, जब आप कहीं लिखित परीक्षा देंगे, तब ये चीजें जो है और अच्छे से काम आने वाली हैं। और अगर आप जो है टीचर वगैरह हैं, आप जो है पढ़ाते उढ़ाते हैं, तो आपके लिए भी जो है यह चीजें काम आने वाली हैं, क्योंकि आपको बच्चों को बताना रहता है। तो यहाँ जो पढ़ाई कराई जाती है, इस संस्थान के द्वारा जो चीज आपको दिया जाता है, वह जो है उसका उद्देश्य जो है बहुत दूरगामी होता है। उसका उद्देश्य केवल ये जो छोटी सी नौकरी होती है, ये नहीं है। समझ में आई बात? नौकरी तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो यूं ही हो जाएगा। आप जो चीजें पढ़ रहे हो, उसको जो है आजीवन आपको जो है आपके काम आए, यही जो है इस संस्था का हमेशा से प्रयास रहा है। हालांकि आपका एग्जाम वगैरह जो है इन्हीं सब चीजों से, कंटेंट से जो है इसी इतने से हो जाता है, इसके लिए जो है आप निश्चिंत रहिए, है ना। आगे देखोगे तो आखिर इस सभ्यता का जो है पतन, इस सभ्यता का पतन भैया कैसे हो गया? इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, इतनी सभ्य सभ्यता जो है आखिर अपने पतन की ओर कैसे चली गई? तो आइए उसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। यहां बच्चों आप देखोगे तो यहां कहा जा रहा है कि लोगों ने अचानक नगरों को छोड़ दिया। लोगों ने अचानक नगरों को छोड़ दिया। अब भैया क्या कारण रहा होगा जिस कारण की वजह से इन्होंने अचानक नगरों को छोड़ दिया? तो हो सकता है भाई कोई और आ गया हो, इन सबको जो है खदेड़ दिया हो सकता है भैया बाढ़ आ गई हो और अचानक जो है सब बह गए हो सकता है भैया जमीनवा जो है, जमीन जो है पलट गई हो, उलट पलट गई हो और ये लोग जो है निचवा दब गए हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं इनके अचानक नगरों को छोड़ जाने की, है ना। तो यह भी जो है, यह भी बिंदु जो है यह इसके पतन का कारण बन रहा है। और आप देखोगे भैया तो इनके टाइम पे जो है यह सभ्यता जो है व्यापार पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन यहां आप देखोगे भैया तो व्यापार भी ना के बराबर हो गया था। व्यापार भी ना के बराबर हो गया था, ना के बराबर हो गया है। तो यह भी बिंदु जो है इसके पतन का कारण बन रहा है। और आप देखोगे भैया जो लेखन वगैरह का काम हो रहा है मुहरों पर, और जो मुहर वगैरह बन रहे हैं, जो बाट वगैरह बनाए जा रहे हैं, या जो आपका सड़क नाली वगैरह या और भी तमाम चीजें जो बनवाई जा रही हैं, उनमें भी जो है हरास आ गया है, उनका भी जो है प्रयोग वगैरह जो है बंद हो गया है। तो यह भी जो है इसके पतन का कारण बनता है। आप देखोगे भैया क्षेत्रीय संस्कृतियों का उभार होने लगा। छोटी छोटी जो संस्कृतियां हैं वह उभरने लगती हैं। और जब मैं आपको ताम्र पाषाण संस्कृति के विषय में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ताम्र पाषाण संस्कृति जो है दो चरणों में उसका विकास होता है। एक तो हड़प्पा के पहले और दूसरा हड़प्पा के बाद। तो जब मैं स्टैंडर्ड क्लासें कराऊंगा तो मैं वहां आपको बाकायदा बताऊंगा। तो जो हड़प्पा के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति विकसित होती है, तो वही चीज यहां बताई जा रही है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का उभार होने लगा। यानी कि जो बढ़िया अच्छा खासा नगर थे, जैसे आप अगर अमेठी से हो तो अमेठी में देखोगे भैया अच्छा खासा जो है रोड बना हुआ है, अच्छा खासा नाली वगैरह बना हुआ है। आप बनारस जाओगे तो वहां देखोगे अच्छा खासा रोड, अच्छा खासा नाली, अच्छा खासा घर आपको मिल जाएगा। इलाहाबाद जाओगे या तमाम शहरों को आप देखोगे तो भैया यह शहरी सभ्यता थी। लेकिन इस शहरी सभ्यता में आप देखोगे कि अब जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय संस्कृतियों ने अपना जो है कब्जा जमा लिया, उनका जो है उभार होने लगा। यानी कि शहर जो है नष्ट हो गए और शहर से लोग जो है गांव की ओर जो है ट्रांसफर होने लगे। समझ में आई बात? तो ये हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं यह कारण भी जो है इसके पतन के लिए जो है जिम्मेदार है। और भैया आप देखोगे चाहे वह घर निर्माण का तकनीक हो, उसमें भी जो है क्या हुआ भैया, कमी आने लगा, उसका भी जो है पतन आने लगा। और जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचना थी, यानी कि जैसे महान स्नानागार हो गया और भी जो अवन भवन हो गए भैया, उसका भी निर्माण जो है क्या हो गया, बंद हो गया। और जब भैया बंद हो जाएगा तो इसको जो है पतन होना ही होना है, इसका पतन जो है निश्चित है। और भैया एक बात और, आप जिसका जन्म होता है ना, कहा भी गया है, आप सभी ने जो है पढ़ा भी होगा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। समझ में आई बात? जैसे आपका ये अपना जो ये नल्ला पाकिस्तान है ना, नल्ला पाकिस्तान, तो इसका भी जो है जन्म हुआ है।
इसकी भी जो है मृत्यु निश्चित है। आए दिन ये जो है तमाम खुरापात करता रहता है, गधा है ना, बेवकूफ है, बेलल्ला है। इसको बस समझाने वाला जो है कोई नहीं मिल पा रहा है ना, कोई इसे समझाए। हमेशा आए दिन खुरापात करता रहता है। तो भैया जैसे आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था, तो भैया मृत्यु भी हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये हो गया। आगे देखोगे तो आगे यहां दिया जा रहा है पतन का कारण। क्या भैया? पतन का कारण। आखिर ये जो पतन हो रहा है, इस पतन का कारण क्या है? तो भैया आप देखोगे और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि आर्यों के हमले की वजह से जो है इनका पतन हुआ। अब भैया आप देखोगे कि आर्य लोग जो है जब आ रहे हैं तो अपने लिए जो है जगह तलाश कर रहे हैं। वो खुद ही जो है आरंभिक दौर में देखोगे तो खुद ही घुमंतु जीवन जी रहे हैं। और हड़प्पा वासियों को देखोगे तो इनकी जो है नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। अब बताओ ये लोग आर्यों से कैसे हार सकते हैं? तो इतिहासकारों में जो है इन सब बातों को लेकर हमेशा डिबेट रहता है। और जब ऐसा डिबेट कहीं आ जाए तो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना रहती है? एक तो क्वेश्चन पूछने की संभावना इस तरह से रहती है कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है और जो सबसे कम मान्य मत है उसे बताओ। तो इस आधार पर जो है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया जो इस सभ्यता के पतन के विषय में सबसे कम मान्य मत है वह है आर्यों का हमला। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हो भैया इनकी सभ्यता जो है इतनी विकसित है, इतनी विकसित है, इतनी विकसित है भैया पूछो मत। और आर्य लोग आ रहे हैं, आर्य लोग जो है अभी अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, घुमंतु जीवन जी रहे हैं। वो इन लोगों को कैसे हरा सकते हैं, कैसे पराजित हो सकते हैं? ये तो भैया बात गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? ये हो गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, यानी कि इस सभ्यता का जो पतन हो रहा है, सभ्यता के पतन के पीछे जो परिवर्तन हो रहा है वह कैसे हो रहा है, तो इसको जानो। इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन है ना, जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है, वनों की कटाई को शामिल किया गया है, अत्यधिक बाढ़। अब देखो बाढ़ को लेकर क्या मैटर है, ये आप देखोगे तो प्रायः प्रायः सिंधुवासी जो है नदियों के किनारे ही बसते थे। अब भैया जब नदियों के किनारे बस रहे हैं तो बाढ़ तो हमेशा आती जाती रही होगी। तो इतिहासकार अगर कहें कि बाढ़ से जो है इस सभ्यता का पतन हो जाए तो ये भैया अपने आप में जो है, अपने आप में जो है एक अलग फैक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखो ये नदियों के किनारे बसते थे, बाढ़ तो हमेशा आते जाते ही रहे होंगे। तो साधारण बाढ़ जो है इस सभ्यता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। समझ में आई बात? साधारण बाढ़ जो है इन लोगों को नहीं तबाह कर सकती, इन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा बाढ़ आया रहा होगा। समझ में आई बात? तो ये भी आप देख सकते हो। और भैया जलवायु परिवर्तन कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जो है ईंट वगैरह को पकाने के लिए बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जंगल वगैरह को काट दिया, इसलिए जो है अकाल वगैरह पड़ गया रहा होगा, या जो है भूकंप वगैरह आ गया होगा, है ना। तमाम चीजें बताते हैं। तो हालांकि जब मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो किन्होंने जो है कौन सा अपना मत प्रस्तुत किया और कौन सा सर्वमान्य मत है, कौन सा सबसे कम मान्य मत है, सारी चीजों को जो है मैं A to Z पढ़ाऊंगा। यहाँ एनसीईआरटी के दायरे को तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मैं दायरे को तोड़ूंगा तो इस क्लास को जो है कुछ 12th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे और कुछ बच्चे जो हैं अन्य कक्षाओं, अन्य चीजों की तैयारी करते हैं, वह भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे में जो है ज्यादा हमें फेरबदल नहीं करना चाहिए। नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना, यानी कि नदियां सूख गई और जो है उन्होंने मार्ग बदल लिया, जिससे जो है इन लोगों को पानी वगैरह ना मिल पाता रहा होगा, तो ये लोग जो है कहीं और भाग गए होंगे। तो तमाम बातें आप देख सकते हो। भूमि का अत्यधिक उपयोग जो है सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण जो है कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं। अब देखो यहाँ जो है पॉइंट किस प्रकार से बदला जा रहा है कि इनमें से कुछ कारण जो है कुछ बस्तियों के लिए ही जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कुछ बस्तियों के लिए ही जो है सही सिद्ध हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये लोग जो है नदियों के किनारे बसते थे भैया, और बाढ़ तो जो है हमेशा आती जाती ही रही होगी। तो साधारण बाढ़ जो है इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
और भैया ये नदियों के किनारे बसते थे, तो सूखा वगैरह जो है कैसे इन्हें प्रभावित कर सकता है। हाँ, कुछ क्षेत्रों को भले प्रभावित कर दे, तो ये देख सकते हो आप, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते, है ना। तो ये कारण जो है पूरी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार वगैरह नहीं है। पूरे सभ्यता के पतन के लिए जो है इन कारकों को जिम्मेदार ठहराना जो है गलत है। ऐसा इतिहासकार लोग, ऐसा जो है पुरातत्ववेत्ता वगैरह जो है बता रहे हैं। यहाँ जो है दर्शा दिया गया है कि कैसे जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे जो है वनों की कटाई वगैरह हो रहा है, कैसे जो है नदी का बाढ़ आ जा रहा है। और नदी का बाढ़ आप यहाँ देख सकते हो, सब कुछ जो है तबाह करके जो है रख दिया है इसने। समझ में आई बात? सब कुछ जो है इसने तबाह करके रख दिया है। आगे बढ़ोगे बच्चा, तो आगे यहां दिया गया है व्याख्यान की समस्याएं, है ना। आपकी एनसीईआरटी में चेक करोगे तो ये लाइन जो है आपको मिल जाएगी बाकायदा। तो यहाँ व्याख्यान की समस्याएं दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं कि आखिर व्याख्यान की समस्याएं क्या है। आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर जो है विस्तृत प्रसाधन थे, इन्हें जो है मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख जो है बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में जो है संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना जाता है या माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा काली बंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ भैया काली बंगा वगैरह से जो है वेदियां वगैरह मिल रही हैं। क्या मिल रही है भैया? वेदियां वगैरह मिल रही हैं, यानी कि हवन कुंड वगैरह मिल रहा है। और जब भैया हवन कुंड वगैरह मिल रहा है, तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता वगैरह यह अनुमान लगाते हैं कि भैया यहाँ जो है यज्ञ हवन वगैरह होता रहा होगा, लोग जो है स्वाहा 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 करते रहे होंगे। तो ये चीज आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो इतिहासकार भैया अनुमाने लगा रहे हैं, क्लियर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। यहाँ चाहे पुरोहित वाला पुरोहित की मूर्ति हो गई, चाहे यहाँ आप मृण मूर्तियां वगैरह देखोगे, चाहे ये वेदिका वगैरह देखोगे, तो सब में जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार वगैरह हैं, जो भी पुरातत्ववेत्ता वगैरह हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि इससे ये चीज होता रहा होगा। तो ये आप देख सकते हो। लेकिन क्लियरली जो है एग्जामिनर या ये इतिहासकार वगैरह जो है नहीं बता रहे हैं कि भैया यही चीज था। भवन मिला तो कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं महल होगा, कोई कह रहे हैं कि भैया कुछ और होगा, तो क्लियरली कोई नहीं बता रहा है। तो जब भैया इतिहासकारों में ही, पुरातत्वविदों में ही जो है डिबेट चल रही हो, वही जो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो है एग्जामिनर यहाँ कुल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझ में आई बात? ये हो गया। आगे देखोगे, मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। यानी कि इतिहासकार अब यहाँ भी जो है अनुमाने लगा रहे हैं कि इनके मुहरों वगैरह पर जो है धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह से जुड़े चिन्ह वगैरह जो है बने हुए हैं, लिपि वगैरह अंकित है, तो इससे जो है ये लोग पूजा पाठ वगैरह करते रहे होंगे। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। यानी कि कुछ मुहरों पर आप देखोगे तो पेड़ पौधा वगैरह बना हुआ है, तो इससे इतिहासकारों ने कहा कि भैया ये लोग जो है प्रकृति देवता की पूजा वगैरह करते रहे होंगे, सुबह शाम जो है उन्हें दंडवत प्रणाम करते रहे होंगे। इतनी बात आपने समझा। आगे बढ़ोगे भैया, तो यहाँ दिया गया है, मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक सिंगा जो है पशु कहा जाता है। और इतिहासकार यह कह रहे हैं भैया कि यह जो है कल्पित है ना, यह जो है कल्पित पशु रहा होगा। यानी कि ये जो है कल्पनात्मक है ना। जैसे आप देखते हो तो कुछ सीरियल वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ ड्रामा वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को जो है इस प्रकार से दिखाया जाता है कि वह जो है एकदम कल्पना है ना, कल्पना से परे भी होते हैं। तो ये जो एक सिंह वाला पशु है, यह जो है कल्पना वाला पशु रहा होगा। यही चीज यहाँ लिखा गया है। आगे कहा जा रहा है, कुछ मुहरों पर एक आकृति, जिसे पलथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को आद्य शिव
है ना। शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। अब आप इनके मुहरों में चेक करोगे भैया, गूगल पर इनके मुहरों को चेक करने कहाँ जाओगे, गूगल पर सर्च करोगे तो दिखेगा उसमें कि एक ठो मुहर है, उस पे जो है एक ध्यान करते हुए योगी बने हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है जानवर वगैरह घेरे हुए हैं। अब इस मुहर को जो है इतिहासकारों ने देखा तो कहा बस भैया बस, ये जो है शिव जी हैं और इनके तरफ जो है पूरा का पूरा जनारो वगैरह जो है घेर रखे हैं, ये शिव ही हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। कौन भैया? तो इतिहासकार। तो इसकी संज्ञा जो है इतिहासकार दे डालते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऐसा जो है इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भैया सिंधुवासी जो है लिंग की पूजा करते रहे होंगे, है ना, यानी कि शिव वगैरह की आराधना उपासना वगैरह करते रहे होंगे। तो ऐसा इतिहासकार जो है अनुमान लगा रहे हैं। चीजों को देखा और देखा तो अच्छा इस तरह से समानता है, चलो इसकी पूजा करते रहे होंगे, उनकी पूजा करते रहे होंगे, ये चीज रहा होगा, वो चीज रहा होगा। तो इतिहासकार जो है ऐसे डिबेट वगैरह करते रहते हैं। आगे भैया कुछ फैक्ट दिया गया है जो प्रायः आप देखोगे तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो है झट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो, मैं जो है पढ़ दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लिया तो देखो यहां दिया गया है कि 1875 हड़प्पाई मुहर पर कनिंगम की रिपोर्ट आती है। 1921 में जो है माधव स्वरूप वत्स द्वारा जो है हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ जो है प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो ये भैया देखोगे तो बहुत जगह जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है ना, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बरकरार रूप से बनी हुई है। ये हो गया। आप देखोगे भैया 1925 में जो है मोहनजोदाड़ो में उत्खननों का क्या होता है भैया, आरंभ हो जाता है। तो ये भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1946 में जो है REM व्हीलर द्वारा जो है हड़प्पा में उत्खनन जो है करवाया जाता है। तो दोबारा से यहाँ हड़प्पा की खुदाई हो रही है। यहाँ हड़प्पा की खुदाई जो है आरंभ हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके जो है और लोग खोदते जाएंगे। एक ठो जो है कुछ दूर खोदते गया, अच्छा यहाँ से ई मिला ऊ मिला, चल 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 घरे चल घरे चल घरे चल। अब जो है इसको देखते हैं, फिर उसके बाद में आएंगे। तो बाद में ई आदमी के जगह जो है दूसरा आदमी पहुंच जाता है, ई वाला पहुंच जाता है, लेकिन ई पहुंचने में जो है थोड़ा गैपिंग कर देता है, 21 से यहाँ 46 हो जाएगा। अब ई जाएगा तो अगर उसने जो है इस तरह से खोदा है, सीधा सीधा खोदेगा, तो ई कहेगा नहीं रे पगला, ऐसे नहीं खोदते, तुम गलत खोदा है बाबू। ये जो है सीधा खोदते चले जाएगा, सीधा खोदते चले जाएगा और उसके बाद फिर जो है ये देखेगा कि का मिला है। तो इस तरह से जो है ये खुदाई कर रहे हैं। 1955 SR राव द्वारा जो है लोथल में खुदाई का आरंभ होता है। तो लोथल में कब खुदाई का आरंभ हो रहा है? BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में जो है कालीबंगन में उत्खननों का जो है आरंभ हो रहा है। तो ये तमाम चीज आप देख सकते हो। यहाँ आप देखोगे भैया 1974 MR मुगल, यहाँ जो है मुगल बादशाह वाले में मत चले जाना, ये जो है इतिहासकार या क्या बोलते हैं पुरातत्वविद है ना। बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ होता है, किनके द्वारा? तो MR मुगल के द्वारा। तो ये जो है भैया इनको मुगल मत समझना, है ना, ये पुरातत्वविद वाले में से हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है पढ़ लेना, फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, इसको जो है आप सभी ने देखा ही। अब जो है हम लोग दूसरे अध्याय में इंटर कर रहे हैं, राजा किसान नगर। इस अध्याय का नाम है 600 BC से 600 AD तक के इतिहास को हमें जानना है और उसी के दौरान जो है हमें राजाओं और किसानों और नगरों के विषय में जानना है, पढ़ना है, समझना है। और भैया यहाँ जो है आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां इस तरह से है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भैया आप सभी के अंदर थोड़ा उत्साह वगैरह आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना।
आगे यहाँ भैया फिर से वही चीजें दी गई हैं, अध्याय 2 के विषय में बात कही जा रही है। यहाँ जो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के विषय में हमें जानकारी लेना है। ये आप देख सकते हो, तमाम जो है मारधार वाला सीन जो है यहाँ दिया जा रहा है। और जो है इस अध्याय में ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने जो है कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में बाकायदा जो है इन चीजों को पढ़ा दिया है। कुछ चीजें जो है रिपीट होंगी, लेकिन यहाँ जो है आपका रिदम बनाने के लिए, आपका जो है चीजों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा वहां वाली चीजों को भी जो है मैंने दोहरा दिया है, तो आप सभी टेंशन ना लेने का। तो यहाँ भैया देखोगे 1830 में जो ये जॉर्ज या जेम्स प्रिंसेप होता है, वह क्या करता है भैया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का क्या करता है, अर्थ निकाल डालता है। तो आप देखोगे पहले और भी पहले तो पूछा ही जाता था, लेकिन बीच में अभी छोटी परीक्षाओं वगैरह में भी जो है अभी इस फैक्ट का जो है दबदबा बना हुआ है। तो आप सभी को जो है नोट कर लेना है, याद कर लेना है। याद करने में क्या जा रहा है, एक ही लाइन का तो है। तो 1830 में आप देखोगे तो जॉर्ज या जेम्स प्रिंसेप होता है, वह ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकालता है, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जो है पढ़ लेता है ना। इसके पहले कोई पढ़ नहीं पाता था। ई आता है, कहता है चलो हटो, हम इसकी पढ़ाई करके आए हैं, हम इसका अर्थ निकाल लेंगे, हम इसको पढ़ डालेंगे। तो ई पगला जो है पढ़ डालता है। तो इतना बात जो है ई पगला के विषय में जानना है। और यहाँ आप देखोगे तो बिंबिसारा जो है कैसे जो है लोगों को मार पीट के उनके ऊपर बैठा हुआ है। और ये जो है मेरे ख्याल से मगध वगैरह लग रहा होगा, है ना। तो ये मगध आप देख सकते हो, है ना। कितना बढ़िया, कितना अच्छे तरीके से आपको समझाने का, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा चित्र वगैरह के माध्यम से। तो भैया इसका जो है आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, आइए जो है पढ़ लेते हैं। यहां दिया गया है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो भैया, इस काल को प्रायः राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ये पॉइंट जो है आपको नोट रखना है ना। ये वाली पॉइंटिया जो है आपको नोट कर लेना है कि इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। आगे देखोगे तो यहाँ दिया गया है भैया, इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास होता है। तो इसी काल में भैया ये सब चीजों का विकास होता है। तो इससे जो है एनसीईआरटी आपका क्या कंप्लीट कर रही है, जो आप जो है परेशान रहते हो कि क्या पढ़ना चाहिए, किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो आप सबसे पहले पढ़ो पाषाण काल, है ना। पाषाण काल पढ़ो, फिर उसके बाद हड़प्पा पढ़ो। हड़प्पा के बाद जो है आप ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ लो, फिर उसके बाद वैदिक एज पढ़ लो। और वैदिक एज के बाद आप जो है चाहे महापाषाण खत्म कर लो, या चाहे जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू कर दो। और जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू करोगे तो यहाँ जो है पूरा का पूरा जो है बाकायदा दिया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद आप जो है बौद्ध और जैन धर्म जो है शुरू कर दो। तो एनसीईआरटी आपको बता रही है पूरा का पूरा भैया कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़ना है। ये आपको एनसीईआरटी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से। तो एनसीईआरटी की औकात भी जो है आपको समझ में आ रही होगी कि एनसीईआरटी की आखिर औकात क्या है। समझ में आई बात भैया। तो ये चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है भैया, इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी जो है विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों से जो है 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची जो है इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। इस पॉइंट को जो है आप नोट रखे रहना, इस पॉइंट को आप नोट रखे रहना। खासकर यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले, तमाम स्टेट पीसीएस जो दे रहे हैं वो, और आरओ एआरओ वाले, और जो है और भी तमाम ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ वाले, इस पॉइंट को जरूर नोट रखे रहना कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये फैक्ट जो है आप सभी को सभी रटाएंगे, ये वाला फैक्ट आप सभी को सभी रटाएंगे, और एग्जामिनर भी जो है रट के गया हुआ है।
एग्जामिनर भी जो है कभी ना कभी इन चीजों को रटा होगा और वो भी एग्जामिनर बन गया। तो आप देखोगे ये सबको पता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में मिलता है, ये सबको पता है और सबको जो है ग्रंथ का नाम भी पता होगा। लेकिन एग्जामिनर खेला यहां कर सकता है कि इनमें दोनों में जो है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो है इसमें जो है एक समान नहीं है ना। यहाँ महाजनपदों के नाम की सूची जो है, नाम की जो सूची है, जैसे मान लो बौद्ध वाले में इस तरह से है, इस तरह से है, तो हो सकता है जैन वाले में इस तरह से हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो एक समान नहीं है, इतना आप जानो। तो यहां जो है खेला हो सकता है। और भैया आप क्या करते हो कि 16 के 16 महाजनपदों का नाम रटते रहते हो। मगध हो गया, अस्मक हो गया, और जो है कुरु, पांचाल, कैकर, कौशल आदि हो गया, तो आप रटते रहते हो। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि भैया कहता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका यह होता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो उत्तर भारत में नहीं है, जो उत्तर भारत में नहीं है ना। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन गढ़ देता है। मैं जो है आपको क्वेश्चन बता ही दे रहा हूं, है ना, मैं आपको जो है यही क्वेश्चन बता ही दे रहा हूं। अगर मिल जाता है तो जस्ट 1 मिनट का समय देंगे, अगर मिल जाता है भैया तो आपको जो है मैं बता देता हूं। महाजनपदों का उल्लेख जो है भगवती सूत्र, हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा महाजनपद है ना, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में अवस्थित है ना, जो दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो आप देखोगे भैया 15 महाजनपद, कितना लल्ला, 15 महाजनपद जो है उत्तर भारत में आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक ऐसा महाजनपद है जो आपको मिलेगा दक्षिण भारत में, और जो दक्षिण भारत में मिल रहा है इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। आप फालतू का रटते रहते हो पूरा का पूरा 16 महाजनपद, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो है इस तरह का कुछ पैतड़ा आजमाता है, इस तरह का कुछ खेला करता है, और आप जो है रट के गए रहते हो, मुंह जो है बकुला की जैसा जो है बन जाता है। ऐसे बकुला होता है, टोट मारता है, मछली जो है नहीं मिलती, तो मुंह जो है उसका बन जाता है। तो बकुला के जैसे आपका भी मुंह बन जाता है अगर जो है आप चीजों को इस तरह से नहीं पढ़ते हो तो। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा, अच्छे से अच्छा पढ़ा देगा, ब्रांड ब्रांड कंटेंट देगा, लेकिन रुकना कहां है, चीजों में ब्रेक कहां लगाना है, उस कंटेंट का उपयोग कैसे करना है, ये बताने वाला ढूंढो। समझ में आई बात? आ गई होगी। आगे बढ़े तो यहां जो है इन चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हो। ये जो है मगध का चित्र आपके सम्मुख लगा हुआ है, और मगध का ही एक शासक है बिंबिसार, तो उसको भी जो है बिंबिसारा वगैरह को भी देख सकते हो। यहाँ जो है भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है, और फिर से जो है आपका ये मगध का तस्वीर लगा हुआ है, मगध साम्राज्य के विषय में बताया जा रहा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। यहां देखोगे भैया तो यहां कहा जा रहा है अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह जो है शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा राजा कहलाता था। आप देखोगे चाहे भगवान बुद्ध हो गए, चाहे महावीर हो गए, वह जो है इन गणों और संघों से जो है जुड़े हुए थे। ऐसा मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में भी आपको बाकायदा बता रखा है, चीजों को अच्छे से जो है समझा रखा है। आपको जो है इन चर्चाओं को छोड़कर इन चर्चाओं के बजाय उसको देखना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ छोटा कर दिया, इसीलिए जो है मैंने यहाँ कम कर दिया, क्योंकि मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रखा है, और जब वहां पढ़ा रखा है तो यहाँ जो है मैं और भी जो है चीजों को देकर आपके सिर पर जो है बोझा नहीं लादना चाहता। ये हो गया।
आगे बढ़ोगे लल्ला तो यहां दिया गया है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो है संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तो भैया लगभग जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, क्या है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी भैया ये धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ भी जो है रचे जाने लगे। यहाँ धर्मशास्त्र वगैरह में क्या होता है भैया कि कुछ नियम कानून वगैरह होते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए और लोगों को क्या कैसे करना चाहिए, तमाम प्रकार के नियम जो है इन धर्म शास्त्रों में बताए जाते हैं। ये हो गया। प्रारंभ में जो है राजगृह यानी कि आधुनिक पटना के राजगीर का प्राकृत नाम है राजगृह, मगध की राजधानी थी। इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, यानी कि राजगृह जो शब्द है उसका अर्थ है राजाओं का घर। तो पहले राजगृह जो है मगध की राजधानी थी, लेकिन आप देखोगे 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कब बाबू, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। यहां देखोगे 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब जो है पटना के नाम से जाना जाता है। और पटना के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। भारत वालों को और कोई नाम याद आए या ना आए, लेकिन पटना बिहार जरूर याद रहता है। समझ में आई बाबू, आ गई होगी। तो ये आप देख सकते हो। आगे देखोगे तो यहां दिया गया है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, है ना। तो महाजनपद बन गया कौन सा भैया, सबसे शक्तिशाली। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, यानी कि मगध जो है शक्तिशाली कैसे हो गया, किस प्रकार के हो गया, किस प्रकार से हो गया। तो आधुनिक इतिहासकार जो है इसके कई कारण बताते हैं। आधुनिक इतिहासकार जो हैं इसके कई कारण बताते हैं कि कई कारण रहे होंगे जिनकी वजह से मगध जो है शक्तिशाली बन गया। तो मगध जो है शक्तिशाली कैसे बना, इसको जो है हम लोग जानते हैं। आप देखोगे भैया मगध क्षेत्र में खेती की उपज जो है खास तौर पर अच्छी होती थी। अब भैया जब खेती अच्छी होगी तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, खेती अच्छी होगी तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, सबका जो है पेट भरा रहेगा। और भैया जब सबका पेट भरा रहेगा तो भैया इस मगध पर जो है, इस राज्य पर जो है कभी भी कोई विपदा आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। तो इस वजह से यह शक्तिशाली हो गया। अगर भैया यहाँ खेती वगैरह अच्छी ना होती तो यहाँ के लोग जो है भुक्खड़ टाइप के होते, बर्बर हो जाते। तो ये कारण बन रहा है इसके शक्तिशाली होने के पीछे। आप देखोगे भैया तो यहाँ लोहे की खादान वगैरह भी मिल रहा है ना। लोहे की खादान वगैरह जो है आसानी से मिल जा रहा है। अब भैया लोहा मिल गया तो लोहे से क्या करो भैया, बर्तन बना डालो। लोहे से जो है हल्का फाल बना डालो। जब हल्का फाल बन जाएगा भैया तो खेत की जुताई जो है और भी आसानी से होगी, और भी जो है गहराई वगैरह से होगी, और भी जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जिससे फसल जो है और भी अच्छी हो जाएगी। तो लोहे से जो है कृषि को भी फायदा हो रहा है और लोहे से जो है लोगों को भी फायदा हो रहा है, बर्तन वगैरह भी बना डाल रहे हैं। और भैया लोहे से क्या फायदा हो रहा है, तो लोहा प्राप्त करके भैया अच्छे अच्छे हथियार वगैरह बना लिए जा रहे हैं। अब जब लोहे से अच्छा खासा हथियार बन गया तो इससे जो है दुश्मनों को मारने पीटने में और भी आसानी होगी। तो आप देख रहे हो कैसे जो है मगध को ये सारी चीजें शक्तिशाली बना रही हैं। वही चीज यहाँ लिखा गया है, उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। और भैया उपकरण और सरल हो जाएगा बनाना तो आपके लिए जो है और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे भैया तो बहुत घना जंगल था, और उस जंगल से भैया हाथी वगैरह आसानी से मिल जाती थी, जो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। यहाँ बहुत विशाल जंगल था भैया, और हाथी वगैरह जो है आसानी से मिल जाती थी। हाथी वगैरह को आसानी से पकड़ लिया जाता था, और उन हाथियों को पकड़ने के बाद भैया उनको जो है शिक्षा दिया जाता था, उनको जो है प्रशिक्षित किया जाता था, उनको सिखाया जाता था कि कैसे दुश्मन की सेना को जो है चीर फाड़ के रख देना है। और भैया जब दुश्मन आते थे तो मगध के शासक वगैरह से तो कम, लेकिन हाथियों से ज्यादा डरते थे।
क्योंकि हाथियां जो है इतनी अच्छे से सिखा दी जाती थी, इतने अच्छे से ट्रेंड कर दिया जाता था उनको कि जैसे ही दुश्मन सेना पर हाथियां टूट पड़ती थी उनको जो है से चीर फाड़ के अलग कर देती थी, चीर फाड़ के रख देती थी। और कोनो मान लो युद्ध करते हुए कोनो सैनिक वैनिक नीचे गिर गया तो ये हाथी लोग जाती थी, ओ बाबू तुम गिर गए, ओ ले 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 ले, उस पर रख देती पांव अपना, ले जा, भगवान को बहुत मानता है, जा जा भगवान के पास जा। तो हाथियों को इतना ट्रेंड किया जाता था कि भैया कि वो जो है दुश्मन सेना को बख्शती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये भी मगध को शक्तिशाली बना रहा है, मगध को शक्तिशाली बना रहा है। और भैया आप देखोगे गंगा और इसकी सहायक उप नदियों से आवागमन व आवागमन का रास्ता क्या होता था भैया, सुलभ हो जाता था। अब भैया मान लो नदी जो है ये व्यापार वगैरह के लिए काफी अच्छी मानी जाती थी, रास्ते के लिए जो है अच्छी मानी जाती थी। और आप देखोगे कि गंगा वगैरह या उसकी उप नदियां जो है इसके आसपास हैं, तो इससे क्या होता था कि ये नदियां जो हैं तमाम जगहों से अच्छी मिट्टी को जो है अपने साथ बहाकर लेकर आती थी और उससे जो है उपज और अच्छी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कारण जो है मगध को शक्तिशाली बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, मगध को शक्तिशाली बना रहे हैं। समझा इतनी बात आप सभी ने, समझ लिया। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। यहां देखोगे तो यहां जो है चाणक्य दादा आपको दिख जाएंगे, है ना, चाणक्य दादा आपको दिख जाएंगे, यहाँ जो है चंद्रगुप्ता आपको दिख जाएंगे। और यहाँ जो है मौर्य एम्पायर के विषय में बात कही जा रही है ना, मौर्य एम्पायर। तो देखो एक बार चित्र देखो, इसका जो है स्क्रीनशॉट लो। यहां आप देखोगे मौर्य वंश के विषय में जानकारी। आपने देखा होगा जब मैंने कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को पढ़ाया था तो इसमें से बहुत सारी चीजों को मैंने कम पढ़ाया था, तो उसी का एडवांस वर्जन यहां ले लो। समझ में आई बात? तो मैंने कहा ना कि जो चीजें जरूरी होंगी केवल उन्हीं को पढ़ाऊंगा, जितना जरूरी होगा उतना ही पढ़ाऊंगा, फालतू का बोझा वगैरह आपके ऊपर नहीं ला दूंगा। तो मौर्यों के विषय में जो जानकारी है वह कहां कहां से मिलती है, तो सबसे पहले यह जान लो कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य दादा की सहायता से जो है यह सिंहासन प्राप्त करता है, मगध की गद्दी जो है प्राप्त करता है। तो चाणक्य दादा को आप सभी जो है प्रणाम करो और इनकी नीतियों को, इनकी किताब वगैरह को, इनकी बातों को जो है फॉलो करो, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल का जो दौर चल रहा है भैया वो ऐसी ही नीतियों से चलने वाला है। तो इसलिए जो है इन सबको फॉलो करते चलना है। तो आपने देख लिया कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य होता है। आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो मौर्यों के विषय में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो यात्रियों के विवरण से मिलती है। और यात्रियों के विवरण में भी हम लोग देखेंगे कि यूनान का राजदूत होता है कौन, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है अपना विवरण देता है और उस विवरण से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। और भैया आप देखोगे कि अर्थशास्त्र संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। तो देखो ये एनसीईआरटी लिख रही है इस बात को एनसीईआरटी लिख रही है कि इसके कुछ भागों को केवल कौटिल्य ने लिखा होगा, है ना। तो इससे भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। समझ में आई बात, है ना। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, बहुत बार जो है ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। आप जो है इसे देख सकते हो। यहां भैया आप देखोगे कि चाणक्य, आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासकों का उल्लेख जो है परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांग्मय में भी मिलता है। तो भैया मौर्यों की जानकारी, मौर्यों के विषय में जानकारी कहां से और मिलता है, तो आप देखोगे जैनियों का ग्रंथ हो गया, बौद्धों का ग्रंथ हो गया, चाहे पौराणिक ग्रंथ हो गया, चाहे संस्कृत वांग्मय हो गया, यहां से भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है।
है ना। और भैया मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिल रही है, तो मौर्य वंश की जानकारी भैया अभिलेखों से भी मिल रही है। इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक पोता होता है, क्या होता है भैया, पोता, अशोक। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए उसने जो है धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसमें बड़ों के प्रति आदर, यानी कि अशोक के अभिलेख से भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और अशोक के अभिलेखों के विषय में हमने जो है कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में काफी लंबा चौड़ा डिबेट किया था, काफी लंबी चौड़ी चर्चा हमारी चली थी। समझ में आई बात, तो यहाँ जो है पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने पढ़ा दिया था लेकिन जान लो। तो ये धम्म महामात्य वगैरह की जो है नियुक्ति करता है, किसके लिए, तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। इनमें बड़ों के प्रति, यानी कि जो अशोक का अभिलेख है उसमें बड़ों के प्रति आदर होता था, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होता था, सेवकों और दासों के साथ जो है उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर वगैरह शामिल था। किसके अभिलेख में, तो भैया अशोक के अभिलेख में। ऐसा एनसीईआरटी कह रही है और एनसीईआरटी की बातों को हम लोग ए टू जेड पढ़ रहे हैं। और भैया आप देखोगे मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वह किस प्रकार से था। हालांकि इतने से जो है हमारा कल्याण नहीं होगा, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और जब स्टैंडर्ड क्लास होगी तो वहां जो है स्टैंडर्ड लेवल पर चीजों को पढ़ लेंगे, है ना। तो मिल रहा है, एनसीईआरटी दे रही है, एनसीईआरटी रूपी मोती को जो है एक एक करके हमें बटोरना है। तो आइए पढ़ लेते हैं। यहां भैया दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, और वह कौन कौन से थे, तो पहली हो जाएगी राजधानी पाटलिपुत्र, और उसके बाद 4 प्रांतीय केंद्र जैसे कि तक्षशिला, उज्जयिनी और तोसली और सुवर्णगिरी। इन सबका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में किया गया है। तो इन सबका अशोक के अभिलेख में उल्लेख किया गया है। तो इससे यह भी पता चलता है, इससे यह भी पता चलता है कि मौर्य वंश का जो, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वह अभिलेखों वगैरह में भी जो है दर्ज होता था। इससे यही बात तो निकल के आती है कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वह अभिलेखों वगैरह में भी क्या होता था भैया, अंकित होता था। अभिलेखों वगैरह में भी जो है अंकित होता था, ये आप देख सकते हो। आगे देखोगे भैया तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़, सुवर्णगिरी का मतलब है सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खादान के लिए उपयोगी था। इतनी बात को आपने जाना। बस लास्ट स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। बस 2-3 मिनट और अपनी चर्चा चलेगी, उसके बाद जो है आप आजाद हो जाओगे, है ना। 5-6 मिनट और अपनी चर्चा चलेगी, फिर आप सभी आजाद हो जाओगे। तो भैया यहां जो है बात किया जा रहा है गुजरात की सुदर्शन झील के विषय में, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। ये सारा का सारा कंटेंट जो है एनसीईआरटी का ही है। तो एनसीईआरटी कह रही है गुजरात की सुदर्शन झील। अब गुजरात की सुदर्शन झील के विषय में एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, तो आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ भैया झील की पिक लगी हुई है, और भैया इसमें जो है अगर आप सभी का नहाने का मन हो तो बिल्कुल भी मत कूदना, क्योंकि पता नहीं कितनी गहरी यह झील है ना, पता नहीं कितनी गहरी झील है। पहले आप सभी को इसकी थाह को मापना है, तब जाके इसमें कूदना है। और का जरूरत है कूदने की, भैया जो है लोटा बाल्टी लेके जाओ, इसके किनारे जो है बैठो, या तो रस्सी बांधो, पानी निकालो, नहाओ, उसके बाद भागो। क्या जरूरत है अपने जान को जो है जोखिम में डालने की। तो सुदर्शन झील यहाँ लगी हुई है, पानी बड़ा ही साफ है, आप सभी जो है इसके पानी का रसा स्वादन कर सकते हो। तो सुदर्शन झील के विषय में रुद्रदामन के अभिलेख में कुछ बात कही जा रही है, उसी को हमें पढ़ना है। फिर से एक बार आप सभी सुनिए।
गुजरात की सुदर्शन झील के विषय में रुद्रदामन के अभिलेख में कुछ बातें बताई जा रही हैं, उसी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। समझ में आई बात? आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखोगे भैया तो इस अभिलेख में कहा गया है कि इस झील का निर्माण जो है मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। यानी कि ये सुदर्शन झील जो है यह मौर्य वंश के किसी राज्यपाल द्वारा कराया गया था इसका निर्माण, ऐसा जो है रुद्रदामन का अभिलेख कह रहा है। और आगे बढ़ोगे तो रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए जो है अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। यानी कि अपने जेब से जो है इसकी मरम्मत हेतु पैसा लगाया था। किसने लगाया था? रुद्रदामन ने लगाया था। समझ में आई बात? तो रुद्रदामन जो है अपने अभिलेख के माध्यम से अपनी बड़ाई जो है कर रहा है। समझ में आई बात? और हो सकता है यह कंटेंट जो है अन्य किताबों में कुछ अलग भी मिल सकता है ना? हो सकता है अलग भी मिल जाए। तो अभी जो है आप इसी पर जो है विश्वास कीजिए, फिर जब स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ाना होगा तो वहां जो है मैं चीजों को फिल्टर करूंगा। अभी जो है आप सभी को देखते चलना है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। यहाँ आप देखोगे तो गुप्त वंश के शासक ने जो है एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो गुप्त वंश का शासक होता है जो इस झील की फिर से मरम्मत करवाता है। तो मौर्य वंश से जो है जुड़ा है जो इसे बनवा रहा है। और आप रुद्रदामन को देखोगे तो इसकी मरम्मत करवा रहा है बिना किसी से टैक्स वगैरह वसूले। और फिर आगे चल के गुप्ता वंश के शासक द्वारा भी जो है इस झील का क्या कराया जाता है भैया? मरम्मत करवाया जाता है। तो दो लोग जो है इसकी मरम्मत करवा रहे हैं और एक आदमी जो राज्यपाल है मौर्यों के समय में वो इसका निर्माण करवा रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और चर्चा जो है कैसी लगी आप सभी को जो है प्यारा सा कमेंट करना है।